So, hello electronics first year. Last we have discussed in the ECD that what is the operating point and the importance of the operating point. So, and where we have to be place the operating point. Operating point is other name also as a Q point, and Q point is a basically a coordinates of where the Q point has been set up, that is where the IB, IC and VCE, these are the coordinates of the Q point. So today I am discussing about the which factor affects the या shift the operating point या Q point. तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो हमारे क्या करते हैं, क्यू पॉइंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। या मतलब कहने का सेंस ये है कि क्यू पॉइंट को कौन कौन से चीज़ें क्या कर सकती हैं, इफेक्ट कर सकती है। मतलब क्यू पॉइंट को हम चाहते हैं कि क्यू पॉइंट ये हो, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स था, यही समझाया था मैंने आपको। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें क्या है आपका कॉमन एमिटर में ये आपका BCE है, और ये है क्या है आपका IC है, और यहाँ आपका IB था अगर आपको याद है। ये आपके IB की वैल्यूज इसको आपने शिफ्ट कर, और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ये DC लोड लाइन है इस पे इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और DC लोड लाइन के बीच में जो पॉइंट कट होगा, हम चाहते हैं कि ये क्यू पॉइंट जो है वो आपका हमेशा मिड में रहे। ये मैंने आपको बताया था कि मिड में ये क्यों रहना चाहिए, क्यों बीच में रहना चाहिए। आई मेरी बात समझ? तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन कौन। तो हमें ट्रांजिस्टर को बाइस करने के लिए उस पर जो हम DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इन DC वोल्टेज के कारण हमें पता है कि हम देखो यहाँ सुनो ध्यान से। अब हम ये कर रहे हैं कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो हमारे क्यू पॉइंट को शिफ्ट कर दे रही है। मतलब इस क्यू पॉइंट को शिफ्ट करके ऊपर ले जा रही है, नीचे ले जा रही है। हम चाहते हैं बीच में शिफ्ट रहे। क्यू पॉइंट तो हमने बता दिया कि वो बीच में होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, DC लोड लाइन और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच की जो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा आपका क्यू पॉइंट होगा। ये तो हमें पता लग गया। अब क्यू पॉइंट को आपका क्यू पॉइंट बीच में स्टेबल भी रहे। क्यू पॉइंट आपका जो है, ये जो क्यू पॉइंट है आपका, ये क्यू पॉइंट बीच में स्टेबल रहे, बार बार खिसके नहीं ऊपर नीचे। क्योंकि अगर खिसकेगा तो फिर क्या होगा, आप इनपुट ये दे रहे हो तो अगर ज़्यादा नीचे खिसक गया तो आपकी आउटपुट ये आ जाएगी। ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है, तो आपको पता लगा कि आपकी आउटपुट ये आ गई। इनपुट तो आपने ये दी लेकिन आउटपुट आपकी ये आ गई। तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि हमारा क्यू पॉइंट बार बार खिसके नहीं, शिफ्ट क्या करे, बीच में रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे क्यू पॉइंट को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो क्या कर रही हैं, शिफ्ट कर दे रही हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ट्रांजिस्टर की हम बाइसिंग करने के लिए हम उस पर DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो DC वोल्टेज अप्लाई करने पर उसमें क्या होती है, DC करंट फ्लो करने लग जाती हैं। जैसे IB हो गई, IC हो गई, वोल्टेज क्या हो गई, VC हो गई, ठीक है, VCE हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनको एक पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें इस ऑपरेटिंग पॉइंट को, इस क्यू पॉइंट को एक पॉइंट पर क्या कर रखना है, स्टेबल करके रखना है। सेट तो कर दिया, अब आपने आपको स्टेबल करके रखना है, तो ताकि ये शिफ्ट ना हो। तो उसको ये शिफ्ट नहीं करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उस जगह काम करना पड़ेगा जहाँ हमें ये समझ आ रहा है कि आपका क्यू पॉइंट वो शिफ्ट कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, इसमें आपकी दो चीज़ें आती हैं। पहले आता है, उसमें सबसे पहले आपका आता है वेरिएशन इन पैरामीटर्स, कि अगर आपके पैरामीटर्स में चेंज हो रहा है तो आपके ऑपरेटिंग पॉइंट में चेंज आएगा ही आएगा। कैसे? ट्रांजिस्टर के पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? ट्रांजिस्टर के पैरामीटर होते हैं कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर के लिए अलग अलग पैरामीटर होते हैं। तो इसके लिए होता है अल्फ़ा, इसके लिए होता है बीटा और इसके लिए होता है गामा। तो ये अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, दीज आर द पैरामीटर्स। क्या होते हैं? ये पैरामीटर्स होते हैं। तो ये जो पैरामीटर हैं, अगर ये पैरामीटर आपके ट्रांजिस्टर के पैरामीटर में चेंज होने से आपके ऑपरेटिंग पॉइंट में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, यानी आपका जो क्यू पॉइंट है, वो ऊपर या नीचे क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। ट्रांजिस्टर के अल्फ़ा या बीटा के मान से अब हमें ये जानना है कि मैम आपने कहा चेंज हो जाएगा, पर ये चेंज कैसे होगा, अल्फ़ा बीटा ही कैसे चेंज होगा। तो देखिएगा, हाउ द पैरामीटर चेंज या अल्फ़ा बीटा चेंजेस, कैसे चेंज होते हैं अल्फ़ा बीटा में। तो देखिएगा,
हमने माना कि सर्किट में कोई ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, मैंने माना ट्रांजिस्टर कोई भी ट्रांजिस्टर है, उस ट्रांजिस्टर की मैंने आईसी मान ली, मैंने मान लिया बेसिक आईसी मान ली BC147 कॉमन बेस की मान लो ये, ठीक है। तो ये जो आईसी है, ये आईसी नंबर 147, ये ट्रांजिस्टर की एक आईसी, हर ट्रांजिस्टर की अपनी आईसी नंबर होती है, ठीक है। तो ये अगर आप ये ट्रांजिस्टर की आपकी आईसी 147, मैंने माना कि जो भी सर्किट आपका लगा हुआ है उस सर्किट के अंदर एक आईसी आपकी ख़राब हो गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वो आईसी ख़राब हो गई तो उस आईसी को आप क्या करोगे, उस आईसी को आप ले जाकर क्या करोगे, चेंज करोगे। अब बाज़ार से उसी नंबर की दूसरी आईसी आप क्या ले आए, आपने माना कि मैंने BC147 आईसी आप ला के आपने वहाँ लगा दी। अब क्या होगा, ट्रांजिस्टर का जो नंबर है, जो टाइप है, वो बिल्कुल सेम है, ये भी BC147 थी, वो भी BC147, लेकिन फिर भी आपकी जब डिज़ाइन होती है आईसी तब भी उसके अल्फ़ा, क्योंकि कॉमन बेस है ये, तो उसके अल्फ़ा के मान में BC का मतलब कॉमन बेस, ठीक है। तो यानी कॉमन बेस का पैरामीटर क्या है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा में कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। मतलब अल्फ़ा क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है आपके आईसी, और इनपुट करंट क्या है IE, ठीक है। तो यानी जब आपके अल्फ़ा में चेंज आ रहा है मतलब आपकी आईसी और IE में चेंज आ रहा है, मतलब आपकी आईसी में चेंज आ रहा है, समझ आई मेरी बात। तो इससे क्या होगा, इससे आपका क्या जा रहा है, क्योंकि अब जब आप दूसरी आईसी जब लगाओगे तो उसके अल्फ़ा में भले ही वो सेम आईसी है, भले ही वो सेम टाइम पे बनी हुई है, लेकिन तब भी कोई ना कोई चेंजेस उसके अंदर ज़रूर 101% आएंगे, ठीक है। और जब अल्फ़ा में चेंज आएगा, चाहे वो सेम आईसी हो, चाहे वो सेम जगह की बनी हो, सेम कंपनी की हो, एक ही टाइम पे बनी हो, तब भी कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। और जैसे ही आपका अल्फ़ा चेंज होगा तो वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए मैंने कहा कि अल्फ़ा में 0.1 का फ़र्क आ गया, मैंने क्या देखिए अल्फ़ा 1 से 0.99 रह गया, ठीक है, 0.9 ही रह गया मतलब, ठीक है। 1 से 1 होना चाहिए था, ये 0.9 रह गया। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से बीटा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बीटा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगी वैल्यू 0.99, 1 माइनस 0.99, ये वैल्यू क्या रह जाएगी, वैल्यू क्या रह जाएगी आपकी, बीटा इज इक्वल्स टू 99। इसी तरह अगर आपका अल्फ़ा अगर सपोज 0.98 है तो आपका बीटा फिर आप वैल्यू यही पुट करोगे, बीटा इज इक्वल्स टू 0.98, 1 माइनस 0.98, तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी 49 ही रह जाएगी। सॉल्व करके देख लीजिए, यही वैल्यू आएगी। यानी अल्फ़ा 0.99 होने पर तो बीटा रह जाता है आपका 99, और आपका बढ़ गया ना, और अगर आपका अल्फ़ा जो है वो 0.98 है तो बीटा आपका रह जाता है 49, ठीक है। तो आपको इससे समझ आ रहा है कि अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0.99 से 0.98 से 0.1% का, ठीक है, कितने सिर्फ एक केवल 0.1 का डिफरेंस है, मतलब केवल 1% का चेंज है, एक 0.99 से 0.98 ही तो आया, तो 1% के कम होने पर बीटा का मान 50% क्या हो गया, कम हो गया। 0.99 होने पे 99 था और ये 1% कम हुआ अल्फ़ा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हाफ रह गई, 49 मतलब वो 50 रह गई, ठीक है। तो 50% आपकी वैल्यू कम हो गई। तो यानी अगर आपका यानी बीटा का मान आपका क्या रह गया, आधा रह गया, यानी बीटा के मान में चेंज होने से कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। और एमिटर वोल्टेज भी क्या हो जाएगी आपकी VCE पे भी, IC पे भी, IC भी चेंज होगी और वैसे वैसे आपकी VCE भी चेंज हो जाएगी। समझ आई मेरी बात। तो इस तरह से किसी भी सर्किट में यदि कोई हम फॉल्टी ट्रांजिस्टर को, किसी ख़राब ट्रांजिस्टर को बदल कर सेम टाइप के ट्रांजिस्टर को अगर लगाते हैं तो भी ऑपरेटिंग पॉइंट काफ़ी कुछ शिफ्ट हो जाता है। तो पहला कारण तो ये होता है कि वो क्यों चेंज हो सकता है, पहला कारण ये है, ठीक है। दूसरा कारण हम देखते हैं, दूसरा कारण है टेम्परेचर में चेंज होना। टेम्परेचर में चेंज होता है तो कैसे होता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब देखिएगा बच्चों, सेकंड पॉइंट आता है आपका वेरिएशन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन होने से आप पे क्या हो जाता है, आपका क्यू पॉइंट क्या हो जाता है, आपका वेरिएशन टेम्परेचर, दैट मीन्स क्यू पॉइंट शिफ्टेड, ठीक है। ये कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आपका आपके टेम्परेचर में चेंज होगा, आपका
क्यू पॉइंट शिफ्ट करेगा, इसका कारण ये है कि क्योंकि ट्रांजिस्टर की जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, मतलब ICBO या ICEO, ठीक है, चाहे तो ICBO लीकेज करंट, मतलब आप ये कह सकते हो कि ट्रांजिस्टर की जो लीकेज करंट होती है, मैं ये समझा रही हूँ आपको कॉमन बेस और कॉमन एमिटर के केस में। तो ट्रांजिस्टर की जो लीकेज करंट है, लीकेज करंट जो है ICBO या ICEO किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन लीकेज करंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। आपको पता है, मैंने आपको कई बार उसमें भी बताया, डायोड में भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर आपकी जो लीकेज करंट है वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम हो जाएगी, 2 टाइम्स आपकी लीकेज करंट आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। समझ आई मेरी बात। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यानी आपकी लीकेज करंट बढ़ेगी, और ट्रांजिस्टर, और उससे क्या होगा, और आपको ये भी पता है लीकेज करंट किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आपकी जो करंट है वो 2 गुनी हो जाएगी। फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने कहा मेरी करंट 10 मिली एम्पियर थी, लीकेज करंट तो कम से कम होनी चाहिए ना। फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ तो वो 10 थी वो 20 हो गई। फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड और हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो 30 से 60 हो जाएगी, ठीक है। तो हर बार वो क्या होती चली जाएगी, आपकी डबल होती चली जाएगी करंट, ठीक है। और ऐसा होने पे फिर क्या होगा, ऐसा होने पे क्या होगा, जो आपकी IC करंट है, जो हम ये IC करंट है, ये करंट भी किस पे डिपेंड कर रही है, जो कलेक्टर करंट का मान है, कलेक्टर करंट का मान जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कलेक्टर करंट का मान डिपेंड कर रहा है इस लीकेज करंट पे ही तो डिपेंड कर रहा है, लीकेज करंट पे, यानी ICBO या ICEO, ठीक है। क्योंकि कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, सॉरी कॉमन बेस और कॉमन एमीटर दोनों के केस में आउटपुट करंट क्या होती है, क्या होती है, कलेक्टर करंट IC होती है। आप चाहे देख लीजिए, कॉमन बेस में भी आपकी आउटपुट करंट क्या होगी, IC होगी, और कॉमन एमीटर में भी IC होगी, इसलिए मैं इसी को लेकर चल रही हूँ, ठीक है। तो आपकी जो कलेक्टर करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लीकेज करंट पे। कैसे मैम, वो कैसे कर रही थी, देखिएगा, आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको याद हो, IC इज इक्वल्स टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा, ये मैंने आपको निकलवाया था जब रिलेशन बताया था ICBO, दिस वन कॉमन एमीटर के केस में समझा। तो ये अब क्या होगा, जैसे ही आपकी लीकेज करंट में क्या होगी, बढ़ेगी। अब सपोज आपका ये लीकेज करंट आपकी बढ़ जाती है, लीकेज करंट बढ़ गई, तो लीकेज करंट बढ़ गई तो ये फैक्टर इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आपकी लीकेज करंट इज इंक्रीजिंग then it will be multiplied by this factor 1 plus beta, and this whole factor will be add in this, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, आपका IC की वैल्यू भी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। IC की वैल्यू इस पूरे पे डिपेंड कर रही है ना, ये बढ़ जाएगा, लीकेज करंट बढ़ जा रही है तो इसके फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपकी IC करंट क्या हो जाएगी, अगर आपकी लीकेज करंट बढ़ेगी तो आपकी IC करंट का मान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लीकेज करंट बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, फिर से आपकी IC बढ़ती चली जाएगी, और आप उससे क्या होगा, आपके कलेक्टर करंट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाएगी, और उससे बढ़ने से आपका जो क्यू पॉइंट है, दिस क्यू पॉइंट वुड बी शिफ्टेड सो मच, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर ज़्यादा चलेगा, मतलब सैचुरेशन में सबसे ज़्यादा जाएगा आपका, कलेक्टर करंट बढ़ेगी तो ऊपर की तरफ ही खिसकेगी, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब हम ये कह सकते हैं, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से आपके ऑपरेटिंग पॉइंट विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, टूवर्ड द सैचुरेशन, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होने का एक दूसरा कारण होता है थर्मल रनवे, ये भी मैं आपको भी समझाती हूँ। थर्मल रनवे ज़रा समझिएगा इसको, देखिए बच्चे, जो टेम्परेचर बढ़ने से, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो मैं इसको जो समझाती हूँ, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, या समझिएगा टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा आपका, टेम्परेचर बढ़ने से आपका क्या होगा,
आपको साफ साफ पता है जो आपका टेम्परेचर बढ़ेगी मतलब आपकी कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होगी। पहला आप मानिए लीकेज करंट इंक्रीज़ होगी। लीकेज करंट आपकी इंक्रीज़ हो रही है। लीकेज करंट इंक्रीज़ हो रही है मतलब आपकी कलेक्टर करंट इंक्रीज़ हो रही है। कलेक्टर करंट आपकी इंक्रीज़ हो रही है। और जब कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होगी आपकी, तो आपको क्या पता है कि आपके कलेक्टर करंट इंक्रीज़ होने पर आपका जो जंक्शन पे जो NPN आपका जो जंक्शन है, कलेक्टर करंट के बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने से आपका जंक्शन ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। और जब ये गर्म हो जाएगा, आपका कलेक्टर करंट हो जाएगा, तो यानी आपकी लीकेज करंट तो ऑलरेडी आपकी पहले ही बढ़ रही है, तो बार बार कलेक्टर करंट बढ़े जा रही है, लीकेज करंट बढ़ी जा रही है, तो उससे क्या होगा, आपका पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा जंक्शन पे। मोर पावर लॉस, बहुत ज़्यादा पावर लॉस आपका क्या हो जाएगा जंक्शन पे। मोर पावर लॉस ऑन द जंक्शन पे आपका पावर लॉस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर लीकेज करंट बढ़ेगी, फिर कलेक्टर करंट बढ़ेगी। फिर आई ऑलरेडी टोल्ड यू IC इज इक्वल्स टू बीटा IB 1 प्लस बीटा ICBO। ठीक है, बार बार आपकी कलेक्टर करंट बढ़ेगी, लीकेज करंट बढ़ेगी, कलेक्टर करंट बढ़ेगी, पावर ज़्यादा लॉस हो जंक्शन पर, और ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जंक्शन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो अगर अपनी नियत वैल्यू से, अपनी रेटिंग वैल्यू से, पावर से वो ज़्यादा, अगर उसमें पावर वो गर्म हो जा रही है, तो वो क्या जाएगा, आपका ट्रांजिस्टर फूक जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस डैमेज को रोकने के लिए, और फिर हर बार आपको IC चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर वही क्यू पॉइंट बार बार शिफ्ट होता रहेगा। तो अगर हमें इस थर्मल रनवे को रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हीट सिंकिंग का मतलब होता है, सिंक मतलब से घर में बर्तन धोते हैं, पानी नीचे निकल जाता है, इसी तरह हमें ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ऊर्जा को निकालने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मतलब जो भी टेम्परेचर आपका आ रहा है, बढ़ रहा है जंक्शन पे, तो जंक्शन पे आपको हीट सिंकिंग की फैसिलिटी करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा वहाँ पे जो आपकी टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वो बार बार साथ के साथ ठंडा होता रहे, कूल होता रहे। तो वो कैसे कूल होगा, वो आप क्या करते हैं, जब आपकी IC बनती, जब आपका ट्रांजिस्टर बनता है, तो उसके अंदर हम एल्यूमिनियम के कैप लगा देते हैं अंदर। ऊपर तो आपको प्लास्टिक का दिखाते, नीचे तो उससे क्या होता है बच्चे, वो है ना, मतलब हम कोटिंग करके रहते हैं एल्यूमिनियम मिक्स ऑक्साइड्स की, कुछ की मेटल्स लगा देते हैं। वो जो क्या करते हैं, जो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, वो टेम्परेचर वो उसको ट्रांसफ़र करता चला जाता है उस मेटल। ठीक है, तो ये आपका थर्मल। अब दूसरा जो है आपका